हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नर्स इन बैरियर नर्सिंग कि नर्सेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब भी किसी पेशेंट को जो है हमें आइसोलेशन में रखना होता है, सबसे अलग रखना होता है, जिसके ऊपर बैरियर नर्सिंग जो है हम यूज़ करते हैं, जिसको रिक्वायर्ड होता है। तो वहाँ पे नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो नर्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी क्या होता है बैरियर नर्सिंग की बात आती है। तो नर्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस भी पेशेंट को बैरियर नर्सिंग की नीड होती है उसको बाकी दूसरे पेशेंट से दूर करके और एक जो आइसोलेशन वार्ड होता है उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे ही उसको रखा जाता है। अब इस केस में नर्स की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो पहला क्या होता है कि जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं ना वो सिर्फ उस पेशेंट के लिए यूज़ होते हैं जो कि क्या है बैरियर नर्सिंग में है। और वो जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, डिस्पोजेबल होंगे। जैसे कि जो भी बेडिंग होती है, पीपी किट वगैरह होती है, वो सारी कैसी होनी चाहिए, डिस्पोजेबल होनी चाहिए। कि एक बार यूज़ की, पेशेंट के पास हम गए, यूज़ की और उसको हमने डिस्पोज कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। क्योंकि यार उसको पहले ही मतलब इन्फेक्शन है इतना ज़्यादा कि जो कंटेजियस है, जो फैल सकता है। और हम अगर उसी चीज़ को दोबारा रीयूज़ करेंगे तो उससे क्या है, इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद एक लिमिटेड नंबर ऑफ जो स्टाफ होता है वही इन्वॉल्व होएगा केयर प्रोवाइड करने में, जो आइसोलेटेड पेशेंट है उसको। साथ ही साथ जो पेशेंट होता है उसको आइसोलेशन में रखा जाए तो हमें मेक श्योर करना है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड ना रहे। और उसका क्या है, जो भी स्टाफ मेंबर्स हैं, जो भी केयर इंडिविजुअल्स हैं, वो अपना ध्यान रखें और उसको मतलब ज़्यादा ऐसा फील ना कराएं कि वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस्ड है या ऐसा कुछ है। ठीक है। उसके बाद जो भी मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ होता है पेशेंट के, जैसे कि सिरिंज पंप, इन्फ्यूजन पंप, थर्मामीटर या फिर स्टेथोस्कोप, तो वो सारे क्या है, डिकंटामिनेटेड कर देने चाहिए यूज़ करने के बाद। जैसे यूज़ किया है उसको डिकंटामिनेटेड कर दो, या फिर हम कह सकते हैं उसको स्टेलाइज्ड जो है हमें करना होता है। उसके बाद हमें एक ट्रॉली हम यूज़ करते हैं जिसमें सारा सामान होता है आइसोलेशन यूनिट की, तो वो हमें शिफ्ट करनी होती है। ठीक है। और जो ट्रॉली है ना उसमें सब कुछ है ना, सामान जो है पेशेंट के रिगार्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ऐसे ही अनलेस मतलब अगर कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, कुछ ज़रूरी नहीं करना है, तो हम क्या है पेशेंट को आइसोलेशन से बाहर नहीं लेके आते हैं, उसको इधर उधर जो है मूव नहीं कराते हैं। तो इसलिए वो ट्रॉली जो होती है उसमें सारा जो है सामान जो है आइसोलेटेड पेशेंट के रिगार्डिंग होना चाहिए। वॉशरूम जो है वो सेपरेट होना चाहिए, जैसे भी एरिया है वहाँ का डिज़ाइन किया गया है। जो आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं उनका वॉशरूम जो है सेपरेट होना चाहिए। उसके बाद हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं नंबर ऑफ़ विजिटर्स को। अगर कोई सी विजिटर को हम परमिट करते हैं तो उसको हम प्रॉपर जो प्रोटेक्शन होती है उसके साथ ही करते हैं। जितनी भी जैसे कि पीपी किट डालना, गोगल्स, ग्लव्स, उसमें जो सारी चीज़ें होती हैं उनको वेयर करना, प्रॉपर हमें हर एक चीज़ का जो है ध्यान रखें। सारी जो पॉलिसीज़ होती हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की, उनको फॉलो अप करके ही जो है हम उनको मिलने के लिए अलाउ करते हैं। अदरवाइज़ हम उसको परमिट नहीं, मतलब जो विजिटर्स होते हैं जो पेशेंट के साथ आते हैं, हम उनको उनसे मिलने के लिए परमिट जो है वो नहीं करते हैं। उसके बाद हम मेक श्योर करते हैं कि जो भी आइसोलेशन एरिया है वो इक्विप्ड हो कंज्यूमर और क्लीनिंग प्रोडक्ट से। मतलब वहाँ पे क्या हो, एकदम से क्लीनिंग हो, जो भी एरिया है वहाँ पे सारा इक्विपमेंट वगैरह सब जो है अच्छे से जो है प्रॉपर वहाँ पे प्रेजेंट हो। उसके साथ साथ हमें क्या है, हैंड हाइजीन को भी हमें मेंटेन करके रखना होता है। प्रैक्टिस में उसको लाना होता है कि हमें हमेशा हैंड हाइजीन करना है बिफोर और आफ्टर डूइंग द प्रोसीजर विद द पेशेंट। इसकी वजह से क्या होएगा कि इन्फेक्शन फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे और पेशेंट भी जल्दी से जल्दी जो है क्योर हो पाएगा।